हाय। सो मेरा नाम शिवम मिश्रा है और मैं आईआईटी गांधीनगर से ग्रेजुएटेड हूँ और मैं एक सी प्लस प्लस लो लेटेंसी डेवलपर हूँ। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि एक ऐसी सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट बनाया जाए जो कि केवल डीएसए और सिंटैक्स और फॉर लूप तक लिमिटेड ना हो, बल्कि उसमें हम सी प्लस प्लस के इंटरनल्स डिस्कस करें। कैसे सी प्लस प्लस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, कैसे है हम ऑप्टिमाइज कोड लिखते हैं और इंटरनली कोड का हर एक लाइन कैसे बिहेव करता है, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करें। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था, तो फाइनली वो प्लेलिस्ट स्टार्ट होने जा रही है। और इस प्लेलिस्ट की एक प्रीरिक्विजिट है कि बस बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आना चाहिए, बाकी हम लोग ग्रेजुअली इस सीरीज में धीरे धीरे सीखेंगे। तो मेरा पर्पस सीधे सिंटैक्स बताना नहीं है और ना ही ये बताना है कि क्या क्या सी प्लस प्लस अवेलेबल है, बल्कि हर एक लाइन इंटरनली कैसे काम करता है, किस पर्सपेक्टिव में किस टाइम पे कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, और ट्रेड ऑफ हम सीखेंगे कैसे इंटरनली चीज़ें वर्क करती हैं। वो सारी चीज़ें सीखेंगे जो कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही, और सिस्टम लेवल की चीज़ें अगर पता होती हैं तो जैसे ही हम एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो अम, शुरू करते हैं। और मैं सीधे सी प्लस प्लस कोड में जंप नहीं करूँगा और ना ही मैं सीधे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके स्टार्ट करूँगा। तो स्टार्ट करने से पहले पहले हम देखते हैं कि आखिर प्रोग्रामिंग है क्या, और जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो इंटरनली कंप्यूटर कैसे बिहेव करता है। अब ये एक मिस्ट्री लगेगी तुमको शुरू में कि कैसे बस जीरो और वन के थ्रू पूरा कंप्यूटर वर्ड कैसे चलता है, कैसे बस दो नंबर के थ्रू हम लोग इतने बड़े बड़े टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, कैसे इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चल जाते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे और तुम धीरे धीरे सब चीज़ समझने लगोगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आखिर कंप्यूटर है क्या। तो अगर इसके पहले कंप्यूटर की कोई भी कोर्स देखा होगा या कहीं भी कंप्यूटर के बारे में सुना होगा, तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर चार चीज़ों से मिलकर बना है। एक सीपीयू, दूसरा रैम जो कि मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि बस परमानेंट स्टोरेज के रूप में नहीं होता है, बल्कि जब प्रोग्राम चलता है तो वो यूज होता है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक उसके बाद हमें ज़रूरत होती है एक परमानेंट स्टोरेज की, जो कि हमें जैसे लैपटॉप में हमारे हार्ड डिस्क होते हैं, एसएसडी होते हैं, तो ये परमानेंट स्टोरेज है। और एक होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस, जैसे कि हमारा मॉनिटर है या कीबोर्ड है, तो ये हमारे इनपुट को लेता है और कंप्यूटर को ट्रांसफ़र करता है। तो ये हो गए हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर, और इनके ऊपर रन करता है सॉफ्टवेयर। तो ये हो गया हमारा सीपीयू, ये हो गया हमारा मेमोरी। और मेमोरी भी दो टाइप के होते हैं, एक परमानेंट स्टोरेज जिसमें कि हमारी फाइल्स स्टोर्स रहती हैं, कंप्यूटर बंद होने के बाद भी हम उसमें से रिकवर कर सकते हैं। और एक होता है रैम, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, कि जब तक कंप्यूटर हमारा चलता रहता है तब तक इसमें स्टोरेज होता है, अदरवाइज उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर हमारे कम्युनिकेशन के लिए होता है आईओ डिवाइस है, जैसे कि सीपीयू से कम्युनिकेट करने के लिए हम अगर कोई इनपुट देना चाहते हैं तो उसके लिए मॉनिटर है, इनपुट अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं उसके लिए मॉनिटर है, इनपुट देना चाहते हैं तो उसके लिए कीवर्ड है। तो ये हार्डवेयर के पार्ट हो गए। लेकिन इसके ऊपर कंप्यूटर तो केवल हार्डवेयर है नहीं, उससे हम मैनिपुलेट कराना चाहते हैं डेटा को, हम उसके ऊपर अपने एल्गोरिदम रन कराना चाहते हैं, हम अपने डिजायर काम कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे होते हैं सॉफ्टवेयर्स, जो कि सीपीयू सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सेट्स ऑफ कमांड का एक सेट होता है, और सीपीयू एक एक करके हर एक कमांड को एग्जीक्यूट करता है और गिवन डेटा को मॉडिफाई करता है। और ऐसे एक छोटे छोटे कमांड्स को रन करके और उसको एक्युमुलेट करके हम एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे कि हम सपोज हमारे पास 1000 नंबर्स है और हम उन सारे नंबर्स का सम करना चाहते हैं। सपोज वो नंबर्स है जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, एंड सो ऑन। हमारे पास 100 नंबर्स है। तो सीपीयू जो हमारा प्रोग्राम होता है वो एक साथ सारे नंबर्स को सम नहीं करता है,
तो वो क्या करता है कि एक बड़े टास्क को छोटे छोटे कई टास्क में डिवाइड कर देता है, और वो इतनी तेजी से हर एक टास्क को कंप्लीट करता है जैसे कि हमें लगता है कि ये सारे नंबर मतलब पूरे टास्क इतना जल्दी कंप्लीट हो गए। जैसे कि अगर इस पर्टिकुलर टास्क को हमको करना है तो पहले 1+3 कर देगा एक साइकिल में, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें वो अगेन 5 ऐड कर देगा, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें फिर वो सपोज ऐड ऐड कर देगा, और सो ऑन, वो सारे काम कर देगा। और जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो इतनी तेजी से एग्जीक्यूट होता है कि हमें पता नहीं चलता है। हमें लगता है कि ये प्रोग्राम सारे ये इतना बड़ा टास्क को कंप्यूटर एक बार में परफॉर्म किया है, और एक काम को कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट नैनो सेकेंड्स लगते हैं। तो फाइनल रिजल्ट हमें फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और तो किसी भी गिवन टास्क को हम किस तरीके से स्मॉल टास्क में ब्रेक करें कि कंप्यूटर हमें बेस्ट वे में और से कम समय में रिजल्ट दे, यही प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग में हम बड़े टास्क को सब टास्क में डिवाइड करते हैं, फिर सीपीयू को देते हैं और सीपीयू सारे टास्क को वन बाय वन कंप्लीट करता है। जैसे कि हम मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, तो अगर बहुत बड़ा इक्वेशन हमें दिया होता था तो हम एक बार में उसको एक स्टेप में दो नंबर्स को ही सॉल्व करते थे, फिर उसका जो रिजल्ट आता था उसको हम नेक्स्ट रो में सॉल्व करते थे, फिर उसका जो रिजल्ट आता था उसके नेक्स्ट रो में सॉल्व करते थे, और सो ऑन, लास्ट में हमें एक फाइनल रिजल्ट मिलता था। तो चलिए देखते हैं कि अगर इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर कंप्यूटर को सॉल्व करना होगा तो वो स्टेप बाय स्टेप करके कैसे सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले चीज़ है कि वो सबसे पहले दो नंबर्स को ऐड करेगा। तो वो क्या करेगा, ऐड 1 और 2। तो वो रैंडमली 1 और 2 को ऐड नहीं करेगा, वो क्या करेगा, 1 को किसी एक रजिस्टर में रखेगा और 2 को किसी एक रजिस्टर में रखेगा। तो ऐसा समझ जाओ कि ऐड रजिस्टर 1 अब रजिस्टर 2। तो जब भी ऐसा कमांड लिखा होता है तो अब में से बहुत लोग ये सोच रहे हो कि आखिर रजिस्टर होता क्या है। तो रजिस्टर को आप ऐसे सोच सकते हैं कि सीपीयू के पास जो सबसे छोटा मेमोरी सबसे छोटा जो मेमोरी कंटेनर होता है जिसमें वो डेटा कंटेन कर सकता है उसको रजिस्टर बोलते हैं। तो वो क्या करता है कि जब भी उसको कुछ भी मैथमेटिकल या कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होता करना होता है तो वो डेटा उन्हीं से लेता है, पहले उनमें एक डेटा की कॉपी लाके वो स्टोर कर लेता है, और जब भी कुछ परफॉर्म करना होता है तो उससे ही परफॉर्म करता है, और फिर रिजल्ट उसी में से किसी एक रजिस्टर में स्टोर कर देता है, और बाद में ये रजिस्टर हमारे मेन मेमोरी में कॉपी हो जाता है। क्योंकि ये रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी होता है इसलिए इसको यूटिलाइज करते हैं हम लोग, क्योंकि बाकी मेमोरी तो स्लो होते हैं और सीपीयू बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो रजिस्टर में ही स्टोर करके रखता है। रजिस्टर बाकी मेमोरी कंपेयर में फास्ट होता है। इसके बारे में हम आगे के लेक्चर में और भी अच्छे सीखेंगे। कंप्यूटर क्या करता है कि ए और बी के वैल्यू को ऐड करता है और ए में असाइन कर देता है। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास दो नंबर का सम हो गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड रेज 1 एंड रेज 1 एंड रेज 2 में कोई नई वैल्यू आके रखी जाएगी और उसको फिर ऐड करेंगे। तो ये हो गया फिर दो नंबर का सम, और ऐसे कर करके सारी हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन एक बड़े से प्रोग्राम में केवल नंबर का सम ही तो नहीं होता है, और भी सारे कमांड होते हैं। नंबर का डिफरेंस निकालना होता है, मल्टीप्लिकेशन निकालना होता है। तो चलो नंबर्स जो भी हमारे पास रेज 1 में जो नंबर है उनको तो सपोज मैं असाइन कर दूंगा कि इसके पास जो भी नंबर उसको बाइनरी फॉर्म में लिख दूंगा मैं। जब सपोज उसमें रेज 1 में है 5 तो 111 लिख दिया। रेज 2 में कुछ वैल्यू है, सपोज रेज 2 में 4 है तो वहाँ पे मैंने ये लिख दिया। तो अगर ऐसा कुछ उसके जो भी बाइनरी फॉर्म होते हैं वो तो हम लिख देंगे। लेकिन अगर बचा ये कि मेन चीज़ ये आता है कि उस नंबर पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, उस कमांड को कैसे लिखें। जैसे कि मल्टीपल कमांड होते हैं, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, या फिर मल्टीप्लाई हो गया, या मेनी अदर्स कमांड्स है। स्वैप, नंबर को स्वैप करना, कंपेयर करना, और उनका और भी सारे ऑपरेशन हैं, तो उनको क्या करें। तो उसका एक तरीका निकाला गया कि हर एक कमांड को एक हम पर्टिकुलर नंबर देंगे। जैसे कि ऐड को हमने नंबर दे दिया, सपोज ऐड को मैंने दे दिया 7। जब भी पहला कमांड, जैसे ये इंस्ट्रक्शन सेट में जो पहले जो सेट है, पहला जो बाइनरी सेट होगा, अगर वो 7 होगा तो हम समझ जाएंगे कि उसको ऐड करना है। ये एक एग्जांपल है, आई डोंट नो इंटरनली उन्होंने क्या नंबर दिया है। अगर वैसे ही अगर
मान लो हमें मल्टीप्लाई करना है, सपोज मल्टीप्लाई को नंबर दे दिया 9। अगर सपोज हमें उसमें डिवीजन करना है तो डिवीजन का सपोज नंबर दे दिया 11। तो ऐसे ही हर एक कमांड को भी हमने नंबर दे के रखा है। तो अब इंटरनली क्या होगा कि अगर हमारे पास 3 नंबर है, सपोज हमें 3 नंबर का सम करना है, तो मान लो हमारा नंबर हो गया, तो सम करने के लिए हमारे पास नंबर है 7 और 9 और 11। तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ऐड 7 एंड 9, फिर उसका रिजल्ट आएगा। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, उसके रिजल्ट के बाद जहाँ पे 7 है वहाँ पे हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट में मिल जाएगा 16। तो उसके बाद हम क्या करेंगे 11, और इन दोनों फिर से हम ऐड कमांड चलाएंगे। तो फाइनली क्या होगा कि हमारे पास ये दो नंबर तो नंबर है ही, उसके बाद जो कमांड है उसको भी हम नंबर लिखें। तो हमने ऐड के लिए सपोज डिसाइड किया 7, तो सबसे पहले हमारे पास बाइनरी आएगा 7 का बाइनरी, उसके बाद हमारा 9 का बाइनरी नंबर होगा, तो सपोज 9 का बाइनरी हो गया ये। अगर उसके बाद 11 आए तो 11 का सपोज बाइनरी ये होता है, तो जो भी बाइनरी होता है वो बाइनरी फॉर्म में हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस ऑफ बाइनरी को जब कंप्यूटर देखेगा तो वो पहले सेट ऑफ बाइनरी से डिसाइड करेगा कि हमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, उसके बाद दूसरे रजिस्टर से दो इंफॉर्मेशन लेगा और उस पर ये जो कमांड है, जैसे ऐड का कमांड है, मल्टीप्लाई कमांड है, डिवीजन कमांड है, वो कमांड उस पर परफॉर्म करेगा और उसका रिजल्ट एक नए रजिस्टर में स्टोर कर देगा। और ऐसे ही हर एक कमांड को 1 बाई 1 एग्जीक्यूट करता है और हम फाइनल रिजल्ट मिल जाता है हमें। तो जो भी हमारे एग्जीक्यूशन है उनको इस लैंग्वेज को बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज का यही एक तरीका नहीं होता है, 3 एड्रेसिंग मोड भी होता है। ये 2 एड्रेसिंग मोड मैंने बताया एग्जांपल में, 3 एड्रेसिंग मोड होता है, जिसमें इस एड्रेसिंग मोड में हम डिसाइड किया कि 2 नंबर पे जो 2 नंबर को एक्जीक्यूट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो पहले रजिस्टर में रख देंगे। 3 एड्रेसिंग मोड में होता है कि अगर हम लिखेंगे ऐड, एक होता है कि 2 नंबर जो हम देंगे कि 2 नंबर में जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सपोज वो रेज 1 और रेज 1 एंड रेज 2 पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया और रिजल्ट का स्टोर करना है, उसका भी एड्रेस हम दे देते हैं। तो ये 3 एड्रेसिंग मोड होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। इस तरह के जो प्रोग्राम लिखे होते हैं हम उसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। लेकिन हम बहुत बड़े से प्रोजेक्ट में इस तरीके से हम कोड नहीं लिख सकते। हर एक कमांड को एक एक करके लिखना काफ़ी टीडियस टास्क हो जाता है। तो इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना इजी होता है। इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। जो प्योर 0 और 1 के फॉर्म में है उसको बोलते हैं हम लोग मशीन लैंग्वेज। तो इसको अगर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो, जैसे कि इसको करना हो, ये कमांड का एक इंस्ट्रक्शन हो गया कि उसका बाइनरी फॉर्म हो गया, फिर जो जिस नंबर्स पे ये परफॉर्म करना है उनका बाइनरी हो गया। तो इस तरीके से सीक्वेंस ऑफ 0 में कन्वर्ट करना इजी होता है। इसको इजीली हम हर एक नंबर और डेटा और कमांड के करस्पॉन्डिंग उसका बाइनरी नंबर निकाल के हम लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखना टीडियस है। तो इसके लिए धीरे धीरे कंप्यूटर साइंस जैसे ही आगे बढ़ा तो हाई लेवल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी। तो C++, C लैंग्वेज, ये सारे जावा, पाइथन जो भी हम आजकल देखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो लेकिन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस में भी जो C++ है वो मशीन के बहुत ज़्यादा करीब है। वो उसका मशीन पे ग्रिप अच्छा है, वो उसके पास ज़्यादा मतलब कंट्रोल होता है मशीन को। जो मशीन मतलब जो भी कंप्यूटर्स के हार्डवेयर्स होते हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए उसके पास ज़्यादा इफिशियंसी है। तो जो हाई लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं वो पहले असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, उसके बाद मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट होता है। मशीन लैंग्वेज मतलब 0-1 के फॉर्म में जो कोड लिखे होते हैं उनमें कन्वर्ट होता है। तो ये जो पूरे प्रोसेस होते हैं ये हम खुद अब नहीं करते, इसके लिए सॉफ्टवेयर बने हुए हैं जिसको कंपाइलर बोलते हैं। तो हम अपना प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिख देते हैं, फिर कंपाइलर उसको ऑप्टिमाइज करता है और उसके लिए बेस्ट फुट जो असेंबली लैंग्वेज होता है उसको उसमें कन्वर्ट करता है, फिर असेंबली लैंग्वेज से उसको फिर से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से पूरे प्रोग्राम की लाइफ साइकिल चलती है। तो आगे के लेक्चर में जैसे जैसे हम C++ के कंसेप्ट सीखते जाएंगे ये सारी चीज़ें और भी इजी लगने लगेंगी। जो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है पेशेंस। शुरू में ये सारी चीज़ें सेंस नहीं बनाती, जैसे कि कैसे ये 0-1 में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे ये 2 रजिस्टर मोड क्या होता है, 3 रजिस्टर मोड क्या होता है, ये शुरू में लगता है कि क्यों ही है। लेकिन जैसे धीरे धीरे
आगे बढ़ेंगे और पेशेंस रहेगा तो सारी चीज़ें समझने लगेंगे। तो ओके, थैंक यू।